गुड इवनिंग स्टूडेंट। जेई एडवांस्ड 2026 में फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 आया, पेपर 2 में। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का सवाल था। ये मल्टी करेक्ट था, मतलब मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। अब जब आंसर की आई तो इसमें ऑप्शन बी और डी करेक्ट ऑप्शन के तौर पे दिए गए, लेकिन जिन बच्चों ने केवल ऑप्शन डी मार्क किया तो उनको भी करेक्ट माना गया। तो ऐसा क्या था इस प्रॉब्लम में कि ऑप्शन बी डी और ऑप्शन डी दोनों को करेक्ट आंसर के तौर पे देखा गया? कहाँ पे कमी रह गई थी इस सवाल में जो ऐसा करना पड़ा आईआईटी को? तो उस चीज को हम देखेंगे, आज समझेंगे। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को भेजा है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, और चलिए उस सवाल को देखते हैं, करते हैं, और फिर आप समझेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहले उस सवाल को हम पढ़ेंगे। आपको क्लियर दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम है, देखिए। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्राइजिंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ईच विद मास m separated by a fixed distance d and initially at rest with its dipole moment pointing along I cap. A uniform electric field E j cap is turned on at time t equal to 0 and it is turned off at t equal to tf. When the dipole moment makes an angle theta f with I cap. Neglecting any source of energy loss, correct option is R. A. The center of mass of the dipole is deflected towards J cap in the presence of the field. B. If the magnitude of the final angular velocity is root 2 QE by MD, then theta f is pi by 6. If theta f is pi by 3, then the change in kinetic energy of the dipole is 2 root 3 QED. For theta f equal to pi by 4, the dipole rotates around its center of mass with constant angular velocity after t greater than tf. तो देखिए सवाल क्या है, पहले सवाल को समझते हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल करते हैं एक बार, फिर हम इसको आगे चलेंगे। देखिए आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या है। ये दो पॉइंट चार्जेज हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच की जो दूरी है वो डी है। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू डी के बराबर होता है। अगर हम मान लें कि माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ए पे रखा है और प्लस क्यू चार्ज पॉइंट बी पे रखा है, तो वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं चार्ज इंटू वेक्टर ए बी। ये सब आप जानते हो। फिर क्या होगा अगर इस डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें? तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं डाइपोल को, तो आपने ये पढ़ा होगा कि इस डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है, तो वो तो निगेटिव चार्ज पे जितना फोर्स आएगा और पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स आएगा
वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई नेट फोर्स तो आपका नल वेक्टर ही होगा। नेट फोर्स कितना होगा? नल वेक्टर होगा। लेकिन आपने ये भी देखा है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, तो आप देखिए इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगी और नेगेटिव चार्ज पे ऐसे लगेगी। तो ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और ये जो टॉर्क होगा एक डायरेक्शन में होगा। और ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने जरूर ही पढ़ा होगा कि टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये भी आपने पढ़ा होगा। अब टॉर्क पी क्रॉस ई है। जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे मैकेनिकल वर्क करती है या वर्क करती है कह सकते हैं, और उस वर्क के करस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखते हैं डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज माइनस पी डॉट ई। तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो थीटा जीरो है, और टॉर्क डाइपोल पे जीरो एक्ट करेगा, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मिनिमम होगी माइनस पीई। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है तब थीटा आप 180 डिग्री कह सकते हैं या पाई रेडियन कह सकते हैं। अभी भी टॉर्क जीरो होगा, लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वो प्लस पीई है। हम ऐसा कहते हैं कि अगर हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख के छोड़ते हैं तो ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। लेकिन जब थीटा 180 डिग्री है तो ये इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम भी लिख ही देता हूं। अब जैसे सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम जब वर्टिकल होता है तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन रहता है, और अगर इसको वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे हम डिस्प्लेस कराकर छोड़ें तो ये इतना ही एंगल थीटा दूसरे साइड भी जाएगा और रोटेट करेगा, यानी कि इसका जो रोटेशन होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है जी। तो जितने एंगल पे डिस्प्लेस करा के आप छोड़ोगे उतना ही ये दूसरे साइड पे भी ऑस्किलेट करेगा ही, यानी कि मीन पोजीशन के दोनों तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा। तो ये बात इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ओबे करेगा। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने किसी डाइपोल को ऐसे रिलीज किया किसी एंगल थीटा पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इसको घुमाएगा, और जितना एंगल आपने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ा है, जब दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन इसका आएगा, मान लीजिए फिर से बनाते हैं डायग्राम, तो जब दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आएगा तो ये इतना ही रोटेट कर चुका होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये सब बेसिक चीजें हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो ये बात है। अब ये जो गिवन प्रॉब्लम है
जो सवाल आपको दिया गया है इस पे अगर आए, तो आप तो यही कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस तरह का, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग अलाइंड है, और वाई एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म स्विच ऑन कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि डाइपोल का जो एंगल है, तो डाइपोल का जो एंगल है वो फील्ड के साथ 90 डिग्री का है, यानी कि पाई/2 रेडियन का एंगल है। तो एक बात आपको समझनी होगी, अगर हम इसको पाई/2 के एंगल पे छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इसको घुमाएगा ऐसे, और आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे ये घूमेगा ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। आफ्टर सम टाइम एक टाइम ऐसा भी आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल ये पैरेलल हो चुके होंगे। इस समय पे टॉर्क जीरो है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, लेकिन यहां तक घूमते घूमते ये एक मैक्सिमम एंगुलर स्पीड गेन कर चुका होगा, या इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो गई होगी। तो इनर्शिया की वजह से ये इस पोजीशन को भी क्रॉस करेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, और क्योंकि ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो आफ्टर सम टाइम एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब ये 180 डिग्री घूम चुका होगा, तो -q अब इस तरफ आ गया होगा और +q इस तरफ आ गया होगा। यहां पे इसका एंगुलर स्पीड जीरो हो जाएगा, लेकिन अब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स वापस से इसको घुमाने लगेगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ ना करें, तो ये पाई/2 के एंगुलर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता रहेगा। ये मेन बात आपको समझनी है। एक बात और, जैसे डाइपोल की सिनेरियो ये है, ये तो इनिशियल है, ठीक है जी। तो यहां पर तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि -P cos 90 क्या होगा, जीरो होगा। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। बाद में किसी समय अगर ये कुछ पर्टिकुलर एंगल घूम चुका है, लेटर से इसने फाई एंगल घूम लिया है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका जो एंगल होगा वो पाई/2 -फाई होगा। लेकिन यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -Pe cos पाई/2 -फाई, और ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी -P sin फाई। तो इतना इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया है, और इस समय इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी ये पा जाएगा। लेकिन अब एक बात आप समझिए, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन पे रुकेगा तो है नहीं, और आगे घूमने जाएगा, तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस कर गया होगा,
मतलब वाई एक्सिस को पार कर गया होगा, और मे भी डाइपोल अब कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये डाइपोल है, और अब ये वाला एंगल फाई है। ठीक है जी, तो ये एंगल अब फाई है मान लीजिए। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका जो एंगल है वो पाई/2 - फाई है। अगर कोई पूछे कि भाई ये कितना एंगल घूम चुका है, तो अभी ये इतना एंगल घूम चुका है, मतलब एंगल रोटेटेड तो हो जाएगा आपका पाई-फाई, इतना एंगल ये घूम चुका है। ठीक है जी, तो इतना एंगल ये घूम चुका है। अब जब ये इतना एंगल घूम चुका है, तो अगेन इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस पीई कॉस पाई/2 - फाई हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो -PE sin फाई। तो यहां पर भी इसका काइनेटिक एनर्जी एक बार फिर से कितना हो जाएगा, PE sin फाई हो जाएगा। यानी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है बच्चों कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को आपने इस सिचुएशन में छोड़ा है, तो जब वो इस सिनेरियो में होगा, और या फिर वो इस सिनेरियो में होगा जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल सेम है, यानी ये दोनों एंगल बराबर है, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगी और जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी, वो दोनों सेम रहेंगी। ये मेन बात है। अब आइए उस प्रॉब्लम के सलूशन पे चलते हैं। सलूशन तो मैंने पहले ही थोड़ा सा लिख रखा है, और फिर समझते हैं। तो पहला ऑप्शन था द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डाइपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स जे कैप इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड। देखिए ऑप्शन ए तो गलत ही है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगी दोनों इक्वल और अपोजिट होंगी। नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो जब नेट फोर्स जीरो है तो फिर डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गई और उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। तो सेंटर ऑफ मास उसका रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? रेस्ट पे ही रहेगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब if the magnitude of the final angular velocity is root 2 QE by MD, then theta f is pi/6। इसी में ही डाउट है सारा। देखिए जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, md/2 प्लस md/2 md²/2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है -QDE cos 90, ये जीरो हो गए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है -QDE cos 90 - थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए बच्चों, क्योंकि जब ये थीटा एंगल घूम चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इसका एंगल है वो 90 - थीटा है, या पाई/2 - थीटा है। अगर रेडियन में लेंगे तो पाई/2 - थीटा। तो क्योंकि ये वाला एंगल पाई/2 - थीटा है, इसीलिए -QDE cos 90 - थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो -QDE sin थीटा है, जब वो थीटा एंगल घूम चुका है। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो QDE sin थीटा को हम हाफ I ω² के बराबर कर देंगे। तो QDE sin थीटा इज हाफ md²/2 ω²। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि और क्लियर आपको दिखे। तो आप देखिए
ओमेगा स्क्वायर इज 4QE sin थीटा बाई MD। और जैसा कि आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है ओमेगा की वैल्यू √2QE/MD है। तो अब अगर हम थीटा की वैल्यू को थीटा एफ रख दें, तो थीटा की वैल्यू क्या रख दें, थीटा एफ, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया, तो साइन थीटा एफ हाफ आ जाएगा। लेकिन थीटा एफ की वैल्यू पाई/6 रेडियन तो ठीक है, जब ऑप्शन बी में दिया ही है। तो थीटा एफ की वैल्यू पाई/6 रेडियन हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थीटा एफ की वैल्यू पाई-पाई/6 यानी कि 5 पाई/6 रेडियन हो। ये भी तो पॉसिबल है ना। तो क्योंकि थीटा एफ की वैल्यू 5 पाई/6 रेडियन यदि हो गई, तो भी ओमेगा की वैल्यू √2QE/MD हो जाएगा। तो अब बात वही है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसका लैंग्वेज पढ़ते हैं, ऑप्शन बी का लैंग्वेज। If the magnitude of the final angular velocity is √2QE/MD, then theta f is पाई/6। तो थीटा एफ पाई/6 हो सकता है, लेकिन थीटा एफ की वैल्यू 5 पाई/6 या 150 डिग्री भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन बी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। अब जिन बच्चों ने सॉल्व किया और उनको थीटा एफ का पाई/6 का वैल्यू मिल गया और उन्होंने ऑप्शन बी को करेक्ट कर दिया, उसको भी आईआईटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जिन बच्चों ने ये भी सोचा होगा कि भाई थीटा एफ की वैल्यू पाई/6 ही क्यों, 5 पाई/6 भी हो सकती है, 150 डिग्री भी हो सकती है, उन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक नहीं किया। अब नहीं किया अगर, तो उन्होंने ऑप्शन बी छोड़ दिया है, आईआईटी ने उन बच्चों को भी मार्क्स दिए हैं। इसीलिए ऑप्शन बी, डी जिन्होंने टिक किया उनको भी नंबर दिए गए, जिन्होंने केवल डी किया उनको भी नंबर दिए गए। तो यही बात थी। फाइनली जो ऑप्शन सी है उसको अगर हम देखें, तो भाई जब थीटा की वैल्यू पाई/3 होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा, QDE√3/2। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज 2√3QED, वो तो गलती है। फिर फॉर थीटा एफ इज पाई/4, द डाइपोल रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर t ग्रेटर देन Tf। भाई जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद ही कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की टॉर्क ही खत्म हो जाएगी। जब टॉर्क ही खत्म हो जाएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी फिर क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो कांस्टेंट ओमेगा से वो घूमेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन बी ये भी पार्शियली करेक्ट है, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू पाई/6 तो है, लेकिन 5 पाई/6 भी हो सकती है। तो आई होप अब ये बात आप लोगों को क्लियर है कि क्यों इसका आंसर बी, डी और डी दोनों दिए गए। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।